नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता से आने वाली ख़बरें इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसराइली सिक्योरिटी इदारों की तैयारी की सतह बुलंद तरीन दर्जे पर है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सदर ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ एक स्ट्रेटेजिक फ़ौजी हमले का फ़ैसला कर लिया है। इसराइल को डर है कि अगर अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया तो तेहरान का पहला निशाना तल अबीब होगा। और देखा जाए तो सूरत हाल इस कदर संगीन है कि इसराइली एयरलाइंस अपने तैयारे यूनान और थाईलैंड मुंतकिल करने का प्लान बना रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो रद्द अमल सिर्फ अमरीकी अड्डों तक अब महदूद नहीं रहेगा। तो क्या ईरान पर मुमकिन हमले से पाकिस्तान अलग थलग रह सकेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल के अंदर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, ये जानते हैं माहिर दिफाई उमूर एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, इसराइली मीडिया के दावों की बात कर लेते हैं जो ये कह रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है। क्या ट्रंप आयतुल्लाह खामेनेई जैसी मजहबी शख्सियत को भी निशाना बनाने का खतरा मोल ले सकता है? और अगर इस तरह का कोई एक्शन किया गया अमेरिका की जानिब से तो फिर इस पर इसके आलमी असरात क्या देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया माहम और रुज़ैर, आपने इनवाइट किया है आपको और आपके व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंजिंग पूरी सिचुएशन जो आपने बताई है अमेरिका के लिए भी है, ईरान के लिए तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो डिफेंस कर रहा है। इतनी बड़ी मुल्क ज़ाहिर है सुपर पावर के खिलाफ खड़े होना और एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, और जहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर्स रहे हैं उन पर, और ख़ास तौर पर जून में जब हमला हुआ था तो उन्होंने और ज़्यादा डिफेंस बजट बढ़ाया था, जिसकी वजह से लोगों की आम तौर पर सड़कों पे या बिजनेस की या कारोबार की इकोनॉमिक हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से भी जो रिसेंट मुजाहरे हुए वो हुए। अब मसला यहाँ मुझे ये लगता है कि अमेरिका को ये क्लैरिटी अभी तक नहीं है और इसराइल के साथ ख़ास तौर पर एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा कि इस वॉर का आउटकम क्या होगा। देखिए, जब आप ऐसा स्ट्राइक करते हैं तो आपको एक वॉर ऑब्जेक्टिव्स या उसके जो मकासद हैं वो पता होने चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका और इजराइल का जो आपस में इख्तलाफ इस बात पे है, और डिले भी इसीलिए हुआ था कि उनको आउटकम नहीं पता था कि हम अगर कर भी गुजरे सारा कुछ तो फिर क्या होगा। वजह यह है कि इजराइल तो 100% चाहता है कि जो प्रेजेंट हुकूमत है वो तब्दील की जाए किसी तरीके से भी, फोर्स अप्लाई करके जिस तरीके से। नंबर 1। नंबर 2, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अमेरिका इस पे क्लियर नहीं है कि ये फोर्स हमने जो अगर अप्लाई की और ये हुकूमत हम बदल देंगे तो उसका आउटकम क्या होगा। यानी कि हुकूमत उससे ज़्यादा सख्त आ जाएगी, रेवोल्यूशनरी कोई और टेक ओवर कर लेंगे, कोई ऐसे लोग आ जाएंगे इंडिजीनियस डेवलप होके, क्योंकि ऑर्गेनिक लीडरशिप तो डेवलप नहीं हुई यहाँ पिछले 45 सालों में, तो उनको खतरा ये है। तीसरा प्रेशर इन पर खास तौर पर अमेरिका में ये है कि तमाम अरब मुल्क ये चाहते हैं कि देखिए आप तो 10,000 मील दूर बैठे हैं, हमला तो हम पे होना है। यानी जितने सैटेलाइट्स और फुटप्रिंट्स हैं अमेरिका के वो बहुत करीब हैं ईरान के ऑब्वियसली इसमें। और दूसरी बात हमने देखी थी कि इजराइल तकरीबन 70 गुना छोटा है ईरान से, तो इतनी छोटी जगह को टारगेट करना एक तरफ आसान भी और एक तरफ मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि आपने छोटी सी जगह पर पैनिक क्रिएट करनी है, 1 करोड़ लोग पैनिक में चले जाते हैं, या आप जो ऐसे बता रहे थे हाइडआउट्स में चले जाते हैं। अरब मुल्कों को ये खतरा है कि अमेरिका के जितने एयर बेसेस है या उनके इंस्टॉलेशन है वो ब्रीच होते हैं तो उन मुल्कों की, अरब मुल्कों की सॉवरेनिटी ब्रीच होती है। यानी एक सिंबॉलिक सही, लेकिन ये होता है कि इस मुल्कों को भी पेनिट्रेट किया जा सकता है। आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए मैं बताता चलता हूं कि दुनिया में इस वक्त आप हैरान होंगे कि अमेरिका के 702 फुटप्रिंट्स और सैटेलाइट और एयर बेसेस हैं, 702। और आप उससे भी ज्यादा हम सारे हैरान होते हैं जब ये देखते हैं कि रूस के सिर्फ 5 हैं और जिबूती में चाइना का सिर्फ 1 है, आउटसाइड देयर ओन कंट्रीज। यानी कि इसका मतलब यह है कि 702 अपॉर्चुनिटीज ईरान के लिए भी हैं कि कहाँ हिट करना है। एक बात। अब सबसे ज्यादा एक और अमेरिका को कंसिडरेशन करनी पड़ती है कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था 24-25 अप्रैल 1980 को, और उसका नाम ईगल क्लॉ रखा गया था। और आपके व्यूअर्स को याद करा दूं कि ये वो हमला था जब अमेरिका ने एक हमला किया था अपने हॉस्टेजेस जो 50 जो रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने पकड़ लिए थे या लोगों ने पकड़ लिए थे नई हुकूमत में, उसको रेस्क्यू कराना चाहते थे और एक भी नहीं हुआ था। वो ऑपरेशन फेल हो गया था। उनके 5 एयरमैन जो एयरफोर्स के थे वो मारे गए थे, मरीन्स 3 मारे गए थे, 8 सिर्फ अमेरिकन मारे गए थे, क्योंकि डस्ट स्टॉर्म आ गया था। जहाज आपस में ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर C-130 से टकरा गए, तो इतनी बुरी तरह फेल हुआ था कि 8 के 8 अमेरिकन मारे गए और एक भी रेस्क्यू नहीं किया जा सका। उसकी वजह से प्रेसिडेंट कार्टर की हुकूमत चली गई थी। लोग कहते हैं आज भी कि उनका जो ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हुआ था उसकी कीमत प्रेसिडेंट कार्टर ने दी थी। मैं सिर्फ हिस्ट्री इसलिए याद करा रहा हूं कि अमेरिकन लोग
اور حکومت اٹریشن شائع بھی ہوتی ہے. جب آپ افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں نیٹو کے تو آلموسٹ 40-50 ملک جا کر افغانستان پر حملہ کرتے ہیں, تو آپ کو ایک فیس سیونگ مل جاتی ہے کہ ہمارا نقصان نہیں ہوا, سب کا ہوا ہے. جب آپ اکیلے آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوتا ہے, تو پھر آپ کو اکاؤنٹیبلٹی اپنے ملک کے لوگ زیادہ کرتے ہیں. تو یہ میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو ٹیک ہوم نہیں پتا کہ اگر اس حکومت کو ہم بدل دیں گے تو اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا, اور آیا ہماری فیور میں ہوگی کہ نہیں فیور میں ہوگی. تو یہ ڈسپیوٹ ابھی تک چل رہا ہے بٹوین اسرائیل, امریکہ اور عرب کنٹریز جو اس وقت امریکہ کے قریب ہیں. خالد صاحب, گزشتہ دنوں ایرانی ریاست کے سخت رد عمل سے رجیم چینج کی امریکی کوششوں کو ایک دھچکا تو لگا ہے. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ حملے کی دھمکیاں دیتا رہے اور صرف پراکسی وار کے ذریعے ایران کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی پالیسی پر ہی کاربند ہو؟ باہم دیکھیے, امریکن پریزیڈنٹ کی جو ابھی تک میں تھوڑی سی سمجھ پایا ہوں اسٹریٹجی, ویسے تو بہت لوگوں کو نہیں سمجھ اور مجھے بھی شاید بہت کم سمجھ ہو. دیکھیے, وہ بنیادی طور پر انسرٹینٹی, بے یقینی کو ایک اسٹریٹجک ویپن کے طور پر یوز کرتے ہیں. یعنی وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب سے 1 سال ہو گیا ان کی حکومت میں آئے ہوئے, وہ انہوں نے بہت زیادہ جگہوں پہ تھریٹ کیا, ایک وارن کیا. جیسے میں بگرام ایئر بیس کی مثال دیتا ہوں, دیکھیں وہ بھول گئے نا بگرام ایئر بیس, پہلے کہتے تھے ہم نے لینا ہے, پھر بات نہیں کی اس کے بعد, پھر انہوں نے وینزویلا کا تو کر کے دکھا دیا. تو یہ انپریڈکٹیبلٹی میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. گرین لینڈ کیا پہلے, اتنا ہائپ کریٹ کی, جب نیٹو سے مخالفت ہوئی, یورپ کے خلاف کھڑا ہو گیا, لوگ رشیا اور چائنا کی طرف جانا شروع ہو گئے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پل بیک کرنا شروع کر دیا. اب یہ کہا کہ نہیں وہ ملٹری کمانڈر سے میری بات ہو گئی, ہم بیسز لے لیں گے کچھ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ پہلے انسرٹنٹی کریٹ کرتے ہیں, ایک ایلیمنٹ آف ایشورنس پیدا کرتے ہیں جو اس کے مخالف ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں, اور کہتے ہیں کہ میں کرنے والا ہوں. پھر اس کے ریئیکشن پہ اگر خود لگے کہ قیمت نہیں دے پاتے تو پل بیک کر لیتے ہیں. دوسری ایک اور بات دیکھیے, یونیک لیڈر دنیا کے, اور سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت, اور اس کی زبان کو عام طور پر اسٹیٹسمین جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس کو عام طور پر تمام لیڈر مسئلوں کے حل کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ مسئلہ کھڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں. ایسی تھریٹ کر دیں گے, اور پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ لینگویج ایسی لیڈرز کے بارے میں بھی, ان ملکوں کے بارے میں تو چلو کرتے ہی ہیں, لیکن لیڈرز کا نام لے کے جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک میسج دیتے ہیں پوری قوم کو. جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ برٹش سولجر تو یا یہ سامنے ہی نہیں تھے جنگ میں, جب ہم نے نیٹو کا اٹیک کیا تھا افغانستان میں, یہ پورے برٹن میں کھڑے ہو گئے. پرنس ہیری نے امریکہ میں رہتے ہوئے وہاں بولنا شروع کر دیا ان کے خلاف کہ دیکھیں ہماری بڑی قربانیاں ہیں. تو کہا کہ نہیں یہ تو برٹش سولجر بڑے بہادر ہوتے ہیں. تو یہ میں زبان کا کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آئی تھنک وہ پل بیک کرتے ہیں یا ان کو ایک ریویو کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا خالد صاحب, اگر ہم دیکھیں تو جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی اپنے طیارے منتقل کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں, انڈین ایئر لائن, انڈیگو ایئر لائن ہے, اس کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں, اور بھی ممالک جو ہے وہ اس بارے میں سوچ بچار کریں, تو کہیں نہ کہیں کوئی ہلچل تو سر ضرور چل رہی ہے. اس ڈپلائمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور کتنی جلدی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے, امریکہ کی جانب سے کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے عزیر, یہ پچھلی جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی نا جون میں, جو اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے خلاف ہوئی تھی, دیکھیے ایران کی کوئی خاص سگنیفیکنٹ کیپیسٹی نہیں تھی اگر امریکہ اور اسرائیل کی کمبائن کر لی جائے. لیکن آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ یہاں سے میزائل فائر کرتے تھے آل دا وے عراقی ایئر سپیس یا سیرین ایئر سپیس سے گزرتے ہوئے یا جارڈینین ایئر سپیس سے گزرتے ہوئے, ریڈ سی, عربین سی, ان سے گزر کے وہ جا کے پہنچ جاتے تھے اور لینڈ کیے اسرائیل کے اندر. جب اسرائیل کے اندر پہنچے تھے تو ان کا ڈیفنس سسٹم آپ نے دیکھا, ہم نے کئی دفعہ بات کی تھی, ان میں ریڈ ایروز تھا, ایرو 2 تھا, ایرو 3 تھا, سلنگ تھا, اور اتنے سارا ایسٹس ہونے کے باوجود دیکھیے ایران نے میزائل پہنچا دیے تھے. ایز اے ملٹری اسٹریٹجی اسٹوڈنٹ میں کہوں گا کہ جو متھ ٹوٹی تھی وہ ایران کی نہیں ٹوٹی تھی, وہ اسرائیل کی ٹوٹی تھی. بالکل, کیونکہ پچھلے 78 سالوں میں اسرائیل کو کوئی اس طرح پینیٹریٹ نہیں کر سکا تھا. اب وہ بھی ملک, اور وہ آل دا کنٹریز, ایران کر جائے جس کے ریسورسز نہیں دیں. اچھا, اس میں نتن یاہو کا آفس حملہ ہوا تھا, اس میں ان کا آرمی ہیڈ کوارٹر حملہ ہوا تھا, انہوں نے وائز مین ایک انسٹیٹیوٹ وہ حملہ ہوا تھا, موساد کا ہیڈ کوارٹر حملہ ہوا تھا. آپ ان کی دیکھیں نا کہ انہوں نے یہاں تک تو میسج دے دیا تھا, بنکرز میں رہے کئی دن تک, ایون ڈپلومیٹس رہے, ان کی حکومتوں کے لیڈر رہے, تو ان کو وہ بھی یاد ہے کہ یہ پہلی دفعہ اسرائیل کے لوگوں نے محسوس کیا کہ جب ٹنج گرتی ہے ہمارے اوپر تو ہم بھی اسی طرح ہی دوسری دنیا پر پھینکتے رہے ہیں, حماس پر پھینکتے رہے ہیں اور حزب اللہ پر پھینکتے رہے ہیں. تو ان کو یہ ریلائز ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے, اور سیز فائر ہوئی. تو اب بھی کلوزنگ اس کو میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل کو قیمت پتہ ہونی چاہیے, اسی لیے وہ جہاز بھی اور سارے ایسٹ شو کر رہے ہیں, جبکہ اسرائیل کے لوگ بڑا پریشر ماؤنٹ کریں گے کیونکہ ان کو اس طرح کی زندگی گزارنے کا عادت نہیں ہے
जिसके जी। उन पर भी हमला कोई हो सके, तो ये सही। अनयूजुअल है इसराइलियों के लिए। ठीक। अच्छा खालिद साहब, रूस और चीन का ईरान के साथ दिफाई ताउन क्या अमेरिका को बराह रास्त हमले से रोकने के लिए काफ़ी है? वहाँ हम देखिए उन्होंने वेपन्स तो बहुत जिसको कहते हैं रिप्लेनिश कर लिए हुए हैं, जी। इसमें तो कोई शक नहीं है और उनके लिए कोई सरप्राइज भी नहीं है ईरान के लिए। और इसी वजह से ईरानी लोगों पर जो इकोनॉमिक हार्डशिप या मुश्किल आई है वो इसी वजह से कि ईरान ने बहुत मैसिव डिफेंस स्पेंडिंग की है पिछले 6 महीनों में। इसमें तो कोई शक नहीं है और डेफिनेटली वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर पोजीशन में इस वक्त हैं सरप्राइज देने की, क्योंकि जो पिछली जंग हुई थी उसके अंदर नोटिस कोई नहीं था। आप याद करें उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ ये कहते रहे थे कि हम नेगोशिएशन करने को तैयार है। नेगोशिएशन हो रही थी जब हमला हुआ था ईरान जी। पर, और इस दफा नेगोशिएशन कोई नहीं हो रही। ईरान ने सबक भी सीख लिया है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ईरान की जो मैं कामयाबी कहूंगा वो ये था कि उन्होंने मोसाद के एजेंट्स को निकाल बाहर किया काफी हद तक। और इल्याहू उनके एक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज। आप अंदाजा लगाइए, उन्होंने न्यू ईयर ईव पर एक सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा था कि मैं तमाम उन इजरायलियों को जो ईरान में मौजूद हैं उनको न्यू ईयर भी कहना चाहूंगा। अब आप मोसाद के एजेंट्स उनके न्यू ईयर ईव पे वो मुबारक दे रहे थे जो जी। ईरान में लोग मौजूद हैं, लेकिन ये उतने मौजूद नहीं है जिन्होंने पिछली दफा जून में पूरी स्पेस यूज की थी ग्राउंड फोर्सेस को झाका देते हुए, डिफीट करते हुए। उन्होंने जमीन से ही मिसाइल्स लॉन्च किए थे, सरफेस टू सरफेस उनका एयर डिफेंस नॉकआउट कर दिया था। तो मेरा ख्याल है ईरान बहुत आगे आ गया एज कम्पेयर टू दैट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देगा और ये कर देगा, लेकिन ईरान जितना कर सका था पिछली दफा वो एक दुनिया ने एक बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पर देखा था और मुझे लगता है कि वो अपस्केल करेंगे इस सरप्राइज को। अच्छा खालिद साहब, डिफेंस के अलावा भी और अगर हम देखें तो मौशी तौर पर भी ईरान के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और सबसे बड़ी तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को बंद करना है। अगर ईरान ऐसा कर देता है हमले की सूरत में तो आलमी मईशतों पर इसके फौरी तौर पर क्या असरात मुरतब होंगे और फिर वो कितने मजबूर हो जाएंगे कि जनाब सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए? देखिए उज़ैर, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मैं उस तरह अमल दरामद होता इसलिए नहीं देख रहा कि उनकी एयरफोर्स बहुत कमज़ोर है ईरान की। जब आप स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लेके जाएंगे, शिप्स वहाँ खड़े करेंगे जो उनके पास ऑप्शंस है, या मिसाइल्स की बोट खड़ी कर देंगे। आपको एयर पावर चाहिए होती है टू गिव एरियल प्रोटेक्शन। इसमें एयर आपको सुप्रीमेसी चाहिए होती है, आपको एयर सुपरियॉरिटी चाहिए होती है कि आप दुश्मन के किसी जहाज को आने ना दें हमला करने के लिए अपने बहरी जहाजों पर या बोट्स पर जिनको आपने खड़ा किया हुआ है। अब अगर ये खड़ा कर देंगे तो एयर डोमिनेंस तो पिछली दफा अमेरिका और इजराइल के पास थी, उन्होंने एयर डिफेंस इनके नॉकआउट कर दिए थे, उनके बाद दंदनाते फिरते थे पूरी एयर स्पेस के अंदर पूरे ईरान के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ईरान की, क्योंकि इतनी जल्दी मैं नहीं देख पाया कि एयरफोर्स 6 महीनों में या 7 महीनों में एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग हो गई हो जो कंटेस्ट कर सके इजराइल के आने वाले किसी फाइटर को या अमेरिका के किसी एयर बेसिस से, करीबी एयर बेसिस जो कोई जहाज उड़े उसको चैलेंज करे, कम से कम चैलेंज करे। शूट डाउन तो बाद की बात है, तो वो अभी सिचुएशन मैं नहीं देख पा रहा। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ एक बहुत बड़ा टूल है और आई होप एंड प्रे कि उन्होंने कोई सरफेस टू एयर ऐसे मिसाइल लगा लिए हों जो वो डिफेंड कर सकें, लेकिन एयरफोर्स का होना लाजमी है जब भी आप स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जैसी एयरफोर्स को ब्लॉक करना चाहते हैं। अच्छा खालिद साहब, अगर हम देखें ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी तारीखी हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शंस बचेंगे? वहाँ मेरा ख्याल ये है कि मेरा ख्याल अगर ईरान के बाद अगर किसी को तशवीश होनी चाहिए वो पाकिस्तान को होनी चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि हमारे 2 बॉर्डर्स पर पहले ही कंफर्ट लेवल नहीं है। हिंदुस्तान से हमने मई में कॉन्फ्लिक्ट किया, उसके बाद तालिबान हुकूमत के साथ हम एंगेज हुए, अनफॉर्चुनेट है वो भी, और लेकिन मजबूरी थी उधर भी। 2 बॉर्डर हमारे नॉर्थ वेस्ट पर भी और ईस्ट पर भी हमारे कंफर्ट लेवल वो नहीं है जो हमारा होना चाहिए था। तो हमारा जो अब एक और मगरिब की तरफ एक और साथी और बड़ा अच्छा दरीना दोस्त हमारे, बहुत ट्रेडिशनली उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, वहाँ एक ऐसी फोर्स आ जाए या इवन अटैक हो जाए उनके ऊपर तो एक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी का एलिमेंट, चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगी। जाहिर है हम बॉर्डरिंग नेबर में हैं और अगर खुदा न खास्ता कल कोई रजीम चेंज हो जाती है या हुकूमत चेंज होती है तो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, खास तौर पर अगर वो प्रो पाकिस्तान ना आई। और जाहिर है ये इजराइल ऑपरेशन ही इसलिए कर रहा है, तो फिर जाहिर है इसराइल की इन्फ्लुएंस की हुई अगर हुकूमत आकर हमारे नेबरहुड में बैठ जाती है तो हमारा एक और फ्रंट होगा जो बहुत अनकंफर्टेबल होगा। और जाहिर है इजराइल बहुत अरसे से इंडिया के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इजराइल जो है वो ईरान के अंदर आकर बैठ जाए। बहुत शुक्रिया आपका, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद हमारे साथ मौजूद थे।